हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे चलने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। एक और रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट डाली हैं, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग से रिलेटेड मेरी कुछ और वीडियोस भी हैं जो आपकी डिसीज़न लेने में हेल्प करेंगे कि ख़रीदना चाहिए कि नहीं। इसके अलावा गुड़गांव की रियल एस्टेट रिलेटेड वीडियोस की भी प्लेलिस्ट है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करिए। इस वीडियो के अपर लेफ़्ट और राइट कॉर्नर में भी आपको उन प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे और मैं आशा करता हूँ आपको वो वीडियो पसंद आएंगे। इसके साथ ही इस वीडियो के अंत में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, प्लीज़ अंत तक बने रहें और क्वेश्चन का आंसर करें, इट विल बी ग्रेट। चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ये पढ़ने को मिला कि वेंटिलेशन वाले पॉइंट पर पीपल वर आस्किंग कि वो अपने इस यूनिट को लें कि ना लें। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने उस वीडियो में भी क्लियरली कहा था कि इस वाले यूनिट में जो अंदर वाली साइड वाला है, और ऐसे कि 4 यूनिट होंगे हर टावर में, इसमें लाइट थोड़ी सी कम आएगी और सनलाइट थोड़ी टाइम के लिए आएगी, और इससे आपके जो प्रोजेक्ट फ्लैट की वैल्यू 10 से 15% कम होगी। तो वो जेन्युइन भी है, क्योंकि अगर आप वो देखें कि जो जिन फ्लैट की लोकेशन अच्छी होती है या पार्क फेसिंग होते हैं उनको ज़्यादा प्रीमियम मिलता ही मिलता है। तो अगर आपको बेस्ट प्रीमियम चाहिए और आप इन्वेस्टर हैं तो आपको बाहर वाले यूनिट अप्लाई करने चाहिए। एंड यूज़र को ये वाले फ्लैट टाइप से कोई इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं। और मैं अब आपको ये जो आपका कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है इसको दूर करने के लिए, जो ये वाला फ्लैट है मैं इसके अंदर भी आपको लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि लाइट और वेंटिलेशन इस टाइप के फ्लैट में कितनी है। तो मैं अपना ये जो वीडियो है प्ले करता हूँ, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको दिखाया था। अगर आप इसमें देखें तो अगेन वही है कि इसकी 2 बालकनी है, वो अंदर वाले साइड हैं, और जो सनलाइट है वो 10th फ्लोर से ऊपर है। पर ये इस वजह से है क्योंकि इस समय सन थोड़ा सा ऊपर वाली साइड है। जैसे मॉर्निंग में वो सामने वाली साइड होता है तो हर फ्लैट को रोशनी मिलेगी। सो वेंटिलेशन का कंप्लीट पॉइंट क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए स्पेशल उस प्रोजेक्ट में फिर से गया और मैंने अंदर से उसका वीडियो बनाया। और उसके अलावा मैं एक और प्रोजेक्ट में भी गया कि डिफरेंट बिल्डर का प्रोजेक्ट होता है तो लाइटिंग का कैसा रहता है, तो मैं आपको यह दिखाता हूँ। पहले ये पुराने वाला एक वीडियो है, आप जान सकते हैं कि एक बालकनी है वो हाफ़ कवर है सामने वाली वॉल से, ये दूसरी बालकनी है। उसके बाद अब मैं आपको इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे लेके जा रहा हूँ। वहाँ पे देखिए एंटर करते ही लिविंग रूम में लाइट की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे लाइट किचन के यूटिलिटी एरिया से आ रही है, नहीं तो किचन के आसपास या इधर कोई बड़ी विंडो होगी जहाँ से लाइट आएगी, और ये इशू आपको फेस नहीं होगा लाइट का। अब ये बाथरूम है, बाथरूम में भी देखिए कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भी आपको एग्जॉस्ट के लिए जगह मिल गई है, और बाथरूम में तो इतनी लाइट मिलती है कि चाहे लग्जीरियस प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो। अब ये वो वाला बालकनी है जो हाफ कवर है सामने वाली वॉल से, इसमें भी आप देख सकते हैं रूफ में पूरी लाइट है। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर का घर है, तब भी लाइट का कोई इशू नहीं है। और आपको सामने का व्यू भी मिलेगा, बशर्ते कि सामने कोई टावर नहीं होना चाहिए। अब मैं इस बालकनी से आपको बाकी चीज़ें भी दिखा रहा हूँ कि क्या दिखेगा। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी दूसरे वाली बालकनी दिखा रहा हूँ, जो छोटे वाली हम देख सकते हैं। अब ये वो छोटे बालकनी वाला रूम है, इसमें भी आप देख सकते हैं लाइट है, लाइट का कोई इशू नहीं है और बल्कि ज़्यादा लाइट है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बाथरूम भी अच्छा है, और इसमें बिल्डर ने पूरी टेक केयर की है कि आपको वेंटिलेशन मिले। ये देखिए रोशनी का कोई इशू नहीं है, ये छोटे वाली बालकनी है। और इसके अलावा जैसे मैं कह रहा था, मैं फिर एक और प्रोजेक्ट में गया जिसमें सेम सिनेरियो है। उसमें भी अगर आप देखेंगे ना तो ये सामने वाली बालकनी से इस वाले रूम में भरपूर रोशनी आ रही है। उसके बाद अब जैसे सामने इसके टावर नहीं है तो इसको व्यू है ही, और कोई उसका परेशानी नहीं आएगी व्यू वाली भी। सो आई होप मैं आपका ये डाउट क्लियर कर पाया। अगर इसी तरह का और कोई डाउट आपको है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं आपका वो डाउट दूर कर सकूं। और बाकी जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, बेस्ट ये है कि आप जब कोई घर लें तो वो एरिया को अच्छे से देखें,
और उस बिल्डर के और इसी तरह के अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स को एटलीस्ट एक बार विज़िट करके पूरा आइडिया ले लें कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। इस तरह आप बेटर डिसीज़न ले पाएंगे। अब एक पॉइंट और ऐड कर देना चाहता हूँ कि मैं इन प्रोजेक्ट्स में शाम को 5 बजे के आसपास गया था, तो उस समय वैसे भी रोशनी कम होती है। और एक बात और आप नोट कर सकते हैं कि आप अब अपने घर में बैठे होंगे, तो अगर आप ये चेक करें कि इस समय कितनी रोशनी है, तो उतनी ही होगी जितनी मैंने इस फ्लैट में दिखाई है। तो इट्स जस्ट ए परसेप्शन, दिस इज़ मोर देन इनफ। आई होप मैं आपका डाउट क्लियर करने में सफल रहा हूँ। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं महिरा होम्स का गुड़गांव के सेक्टर 104 में जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसका एक रिव्यू करना चाहूँगा, जो आपकी हेल्प कर सकता है। अब मैं इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट रखूँगा, देन नेगेटिव पॉइंट रखूँगा, और फिर मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि व्हाट कैन बी डन। तो पॉजिटिव पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है इसकी लोकेशन। लोकेशन अच्छी है। मैं यही कहूँगा कि द्वारका एक्सप्रेस वे से थोड़ी ही दूरी पे है, सो इजी एक्सेस फ्रॉम देयर। ये सराउंडेड बाय अदर लग्जरियस प्रोजेक्ट हैं और इसके भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं, विच आई विल टेल यू। कार पार्किंग, अभी इसमें कार पार्किंग भी दी जा रही है, तो टोटल फ्लैट है अराउंड 1480, और कार पार्किंग की जो एडवर्टाइजमेंट है वो है 1500 की। बट फिर भी मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि आप जो सीआरएम का ऑफिस है और जो भी मेल आईडी और जो भी फ़ोन नंबर टीसीपी की साइट पे दिए गए हैं वहाँ पे उनसे बात करिए और कंफर्म करिए कि ये कार पार्किंग रेजिडेंट्स को ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इसमें से आधी कार पार्किंग कमर्शियल वालों को दे दी जाए। आप ये कंफर्म कर लीजिए, और बेटर है कि उनसे मेल पे ये बात ले लीजिए। अगर कार पार्किंग मिलेगी तो ये पहला प्रोजेक्ट होगा अफोर्डेबल में जिसमें डेफिनेटली कार पार्किंग मिल रही है, और इसका प्रीमियम मैं कहूँगा काफ़ी बढ़ जाता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। फिर कमर्शियल एक्टिविटी जो द्वारका एक्सप्रेस वे की वो भी इस प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाएगी, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये वाले एरिया में जो अफोर्डेबल हैं वो है ही नहीं। और उसके बाद अब अगर देखा जाए तो ये लग्जूरियस प्रोजेक्ट से सराउंडेड है, तो वहाँ पे भी थोड़ी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी। जो भी शॉप्स हैं तो वहाँ के लोग हैं। फिर शीतला माता का जो मंदिर का जो ट्रस्ट आ रहा है, हॉस्पिटल आ रहा है 14 एकड़ में, वो भी नियर बाय है। तो इन चीज़ों को देखते हुए लगता है कि पीपल विल बी देयर टू स्टे इन दिस सोसाइटी, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक मैं नेगेटिव पॉइंट इसका डिस्कस करना चाहूँगा, जो सभी डिस्कस कर ही रहे हैं इंटरनेट पे, और वो है कि डिले इन डिलीवरी। तो ये सच है कि प्रोजेक्ट्स माहिरा के डिले में चल रहे हैं, तो और ये चीज़ हमें देखनी चाहिए। तो जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी कि 5 इयर्स तो लगने ही लगने हैं, पर इस वाले प्रोजेक्ट में ऐसा भी हो सकता है 6 to 7 इयर्स लग जाएं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और इसी बात से फिर एक दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि इसमें जिसको अप्लाई करना चाहिए ना वो सेल्फ फंडिंग वाले हों तो बेटर हों, क्योंकि अभी भी जो आपको रुपए देने हैं वो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान नहीं है, वो टाइम लिंक प्लान है। पर जो बैंक वाले हैं वो लोन देते हैं कंस्ट्रक्शन लिंक्ड। तो ऐसा होगा कि आपको तो 3 साल में रुपए देने ही देने हैं। अब बैंक देखेगा कि इन 3 साल में कुछ बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है, तो वो फंडिंग नहीं करेगा। उस केस में प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि अगर आप रुपए बिल्डर को नहीं देंगे तो आपका यूनिट कैंसिल हो सकता है। तो बेटर ये है कि आप पहले ही सोच के जाएं कि सेल्फ फंडिंग के साथ जाएं, तो इससे आपको ये वाली प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जो एक प्रॉब्लम डिले इन डिलीवरी आप उसको काउंटर कर सकते हैं। अब इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है जो मैंने आपको पहले नहीं बताया था, वो मैं अब बताना चाहूँगा, क्योंकि अब एवरीवेयर यही चर्चा चल रही है कि डिले करता है माहिरा। तो इसकी वजह से क्या है कि अगर प्रायोरिटी 4 पीपल हैं, प्रायोरिटी 4 वो हैं जिनका हरियाणा में घर ऑलरेडी है, तो अगर वो इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि उनको वो निकल जाए। अब मेरा वर्डिक्ट ये है कि अगर आप जो पहले वाले वीडियो में जो अफोर्डेबल हाउसिंग था उसमें मैंने बताया था कि उन सभी पॉइंटों को नोट करते हैं, साइट को विज़िट करते हैं, अप्रोच रोड से आप हैप्पी हैं, एसटीपी को एक बार चेक कर लेते हैं कि वहाँ से कितनी स्मेल आती है, कहाँ तक आती है,
और इस प्रोजेक्ट की बाउंड्री क्या है, उन सब चीज़ों से अगर आप श्योर हो जाते हैं, उसके अलावा आपको डिले इन डिलीवरी से इतना इफ़ेक्ट नहीं होगा, और उसके लिए आपको सेल्फ फंडिंग होना चाहिए ताकि आप उस प्रॉब्लम को काउंटर कर सकें, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि 1 BHK तो बहुत ही अच्छी प्रोपोजिशन है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि 1 BHK की इस वाले एरिया में सप्लाई नहीं है, और जैसा कि आगे चल के यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ होने वाली हैं और जिस तरह के लोगों की वहाँ पे जॉब लगेगी, उस तरह के लोगों के लिए 1 BHK जो चीप हो वो बहुत ही अच्छा विकल्प रहेगा। तो हम अगर रेंट पे चढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा डिसीज़न साबित हो सकता है, क्योंकि हमें आगे चल के जो इसकी रेंटल यील्ड है, अगर हम 8 to 10,000 भी रेंट पे चढ़ा देंगे तो 8 to 10% की हमें रेंटल यील्ड मिलेगी, जो कि आगे चल के हमको एफडी में भी इस तरह के रिटर्न आज से 5-6 साल बाद तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो उस तरीके से हम डिसीज़न ले सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, और 1 BHK तो मुझे इसका विनर ही लग रहा है। पर यार आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। प्लीज़, जैसे कि मैंने पहले कहा, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को चेक करिए, और जो लेफ़्ट या राइट कॉर्नर में जो लिंक आ रहे हैं उनके थ्रू आप जा सकते हैं। आपको और वीडियोस ज़रूर पसंद आएंगे जो आपकी डिसीज़न मेकिंग को इम्प्रूव करेंगे। दूसरा मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर आप अफोर्डेबल में इन्वेस्ट करते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि आपको कितना मुनाफा होगा आफ्टर 5 years? प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, एंड देन वी विल डिस्कस दिस थिंग इन नेक्स्ट फ्यू वीडियोस। आपके आंसर पे ही डिपेंड करेगा, एंड देन देर विल बी ए हेल्दी डिस्कशन। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।